अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने ऑसिलेशन के लास्ट लेक्चर में ये किया था, ये प्रूव किया था कि mass oscillating in vertical direction with spring performs simple harmonic motion, और उसका हमने फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी निकाली थी। आज के इस लेक्चर में मैं एक नई एग्जांपल आपके लिए लेके आया हूँ, जिसको हम प्रूव करेंगे कि वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है। और वो नई एग्जांपल है क्या, तो चलें देखते हैं जी। नई एग्जांपल में मैं आपको क्या कराने जा रहा हूँ। इसमें बच्चों ये है कि अगर आपके पास फॉर एग्जांपल कोई लिक्विड है, ये कंटेनर है लिक्विड का, और लिक्विड की डेंसिटी जो है वो यहाँ तक भरा है, और डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इज रो। आप क्या करते हो कि इस लिक्विड के अंदर एक वर्टिकल एक सिलेंडर लेके आते हो और वो उसके अंदर इस तरह रख देते हो। ये आपके पास लिक्विड और एक आपने यहाँ पे सिलेंडर रख दिया। सिलेंडर जैसे इस पानी के अंदर रखेंगे तो अब क्या होगा कि ये इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे ये आ जाएगा। अब सिलेंडर के ऊपर कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं? सिलेंडर के ऊपर दो फोर्सेस लग रही हैं। दो दो कौन सी फोर्सेस हैं? क्या आप नाम दे सकते हो इन दो फोर्सेस को? शाबाश, गुड। एक फोर्स है वेट, दैट इज इक्वल टू mg, और दूसरी फोर्स इस लिक्विड के ऊपर, इस सिलेंडर के ऊपर है, ड्यू टू दिस लिक्विड अपथ्रस्ट। क्योंकि और ये इस सिचुएशन में जो सिलेंडर लिक्विड के अंदर है वो लेट्स से इसकी डेप्थ L है। तो आपको पता है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट लिक्विड के अंदर होता है, कोई किसी भी फ्लूइड के अंदर होता है, तो वहां पे अपथ्रस्ट लगती है। और अपथ्रस्ट किस चीज पे डिपेंड करती है वो अभी आपको बताते हैं। उसके बाद क्या करते हैं कि थर्ड डायग्राम में आपको समझाऊंगा कि अगर आप इसी लिक्विड में, इसी कंटेनर को आप थोड़ा फर्दर नीचे ले आते हो, यही लेवल था पहले, और इस कंटेनर को बच्चों आप फर्दर लिक्विड के अंदर थोड़ा नीचे डिप कर देते हो। अब क्या होगा, आपके डिप करने से क्या फर्क पड़ेगा कि ये इसकी डेप्थ और बढ़ गई है, और डेप्थ जो लिक्विड डिस्प्लेस्ड है वो अब ज्यादा होगा, इसलिए अब थ्रस्ट जो है वो इस पे बढ़ जाएगी। इस सूरत में यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पे था, रेस्ट पे अगर था तो अब थ्रस्ट इस डायग्राम में अब थ्रस्ट इक्वल थी वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। और अब थ्रस्ट किसके इक्वल होती है? अब थ्रस्ट इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एंड वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड। ये आपने एएस फिजिक्स में पढ़ा था। आगे चलते हैं कि इस सूरत में अगर मैं अब देखें क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ दिस सिलेंडर लेट्स अज्यूम इज ए। इस सूरत में वॉल्यूम जो होगा वो क्रॉस सेक्शनल एरिया, वॉल्यूम डिस्प्लेस जो होगा वो उस पार्ट ऑफ सिलेंडर जो है वो वॉल्यूम को डिस्प्लेस कर रहा है। लिक्विड का जो डिस्प्लेस वॉल्यूम होगा वो कंटेनर के, सिलेंडर के उस वॉल्यूम के बराबर होगा जो इस लिक्विड के अंदर है। दैट इज A टाइम L, क्रॉस सेक्शनल एरिया टाइम लेंथ विल बी इक्वल टू द अप थ्रस्ट। ओके जी। इस G को ठीक है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, अभी कैंसिल करने की जरूरत नहीं। अब इस सूरत में क्या होगा कि डाउनवर्ड फोर्स तो वही है, ग्रेविटेशन फोर्स। अपवर्ड फोर्स, अप थ्रस्ट जो है अब इस डायग्राम से ज्यादा होगी, क्योंकि जो सिलेंडर है उसका लिक्विड के अंदर उसकी डेप्थ बढ़ गई है, डिस्प्लेस्ड लिक्विड बढ़ गया है। इन शॉर्ट जो वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस्ड लिक्विड है वो बढ़ गया है, तो इसलिए अप थ्रस्ट ज्यादा होगी। अप थ्रस्ट ज्यादा होने की वजह से इस सिचुएशन में अप थ्रस्ट इज ग्रेटर देन वेट ऑफ द लिक्विड। जब आप लीव कर दोगे तो ये सिलेंडर ऊपर जाएगा, और ऊपर जाके फिर इस पोजीशन में आएगा।
यहाँ पे फिर अब थ्रस्ट और वेट बराबर हो जाएंगे। फिर उसके बाद जो है ये सिलेंडर अब ऑसिलेट करना शुरू हो जाएगा बिटवीन दीज टू पोजीशन। ये एक लोअर पोजीशन है और अपर पोजीशन जो है आपकी ये इसकी मीन पोजीशन होगी अब, ठीक है, एक्सट्रीम पोजीशन और अपर पोजीशन के बीच में सिलेंडर ऑसिलेट करना शुरू होगा। अब बच्चों मैंने क्या करना है इस सूरत में, मैंने नेट फोर्स का एक्सप्रेशन लिखना है और नेट फोर्स इस सूरत में क्या होगी, अपवर्ड फोर्स, और मेरी साइन कन्वेंशन ये है कि फोर्सेस टुवर्ड्स मीन पोजीशन जो लग रही है उसको मैं माइनस से शो कर रहा हूँ और अवे फ्रॉम द मीन जो है वो प्लस से शो कर रहा हूँ। सो अपथ्रस्ट इज माइनस रो जी क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड डेप्थ जो है दैट इज L plus X. This is total liquid displaced, the weight of liquid displaced in that case, or weight of the container is acting in the downward direction. So that is represented by a positive sign. So इसको अगर आप simplify करें तो you will get minus rho GAO minus rho GAX plus mg. अब बच्चों स्टूडेंट्स आप इस इक्वेशन को यूज करें कि mg is equal to rho GAL. This mg and this term they are equal to each other but with different sign. So can I cancel these two? Yes, obviously I can cancel these two. So the net force will be equal to minus rho GA X. आप बच्चों जानते हैं कि नेट फोर्स किसके बराबर होती है? गुड, दैट इज मास टाइम एक्सेलरेशन, और ये न्यूटन सेकंड लॉ के मुताबिक ये बात लिखी जा रही है। सो एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू माइनस रो जी ए ओवर एम time x. This is the equation for acceleration of this system. अब देखिए यहाँ पे x क्या था, x is displacement. जैसे ऑब्जेक्ट ऑसिलेट कर रहा है तो डिस्प्लेसमेंट x चेंज होता जा रहा है। जब ऑब्जेक्ट मीन पोजीशन पे है तो x 0 है और एक्सट्रीम पोजीशन पे है तो x मैक्सिमम है, और ये सब कुछ कांस्टेंट है आपके पास। रो भी कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट, क्रॉस सेक्शनल एरिया भी कांस्टेंट, मास भी कांस्टेंट। तो क्या हम यहाँ से ये बात कह सकते हैं बच्चों कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट? क्योंकि x की पावर 1 है तो इसका मतलब है एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है। अगर ये होता एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की कंडीशन सेटिस्फाई न होती, तो पहली कंडीशन सिंपल हार्मोनिक मोशन की सेटिस्फाई होगी। दूसरा बच्चों, क्या ये नेगेटिव साइन क्या ये शो नहीं करता कि एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन अपोजिट डायरेक्शन, बोथ आर वेक्टर्स, और नेगेटिव साइन शोज कर रहा है कि एक्सेलरेशन इज टुवर्ड्स मीन पोजीशन। मतलब अपोजिट डायरेक्शन का ये मतलब है कि देखिए इस तरह की सिचुएशन में सिस्टम ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, ये मीन पोजीशन है और ये लोअर एक्सट्रीम है, ये अपर एक्सट्रीम है, ठीक है। बकेट कंटेनर आपका इस तरह ऑसिलेट कर रहा है। अब देखो बच्चों, अगर डिस्प्लेसमेंट नीचे है इस डायरेक्शन में तो एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है, ठीक है। सो दे आर इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। अगर डिस्प्लेसमेंट ऊपर है तो एक्सेलरेशन नीचे है। सो एक्सेलरेशन इज ऑपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये है कि एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन। सो ये सेकंड कंडीशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन भी सेटिस्फाई होगी। इसका मतलब ये हो गया कि इस सिचुएशन में जो ऑब्जेक्ट ऑसिलेट कर रहा है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन को फॉलो कर रहा है, और सो दिस इज सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। जब ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है बच्चों तो क्या हम ये कह सकते हैं कि इसकी ओमेगा क्या होगा? मैं ओमेगा आपको निकालने के लिए फिर अगेन ले जाऊंगा जनरल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। तो बच्चों आप ये बताओ यहाँ से कि क्या ओमेगा इन दो इक्वेशन से कंपेयर करके आप निकाल सकते हो?
बहुत सारी सिचुएशन में ये हम करते आ रहे हैं। तो बच्चों अगर देखिए ए इधर भी है x इधर भी x, सो ओमेगा स्क्वायर को कंपेयर करें तो ओमेगा स्क्वायर इज रो जी ए ओवर एम। दैट्स ग्रेट। सो आपने ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू जो है बड़े आराम से कंपेयर करके निकाल ली कि ओमेगा स्क्वायर किस चीज पर डिपेंड करे। सो ओमेगा इज स्क्वायर रूट ऑफ रो जी ए ओवर एम। अब यहाँ पे आपके जहन में सवाल आ रहा होगा कि क्या पास्ट पेपर में या कैम्ब्रिज में इससे पहले ये आया है कि इसको ये एक्सप्रेशन निकालना, डेरिवेशन आई हुई है एक्सेलरेशन की? तो मैं कहूँगा इसकी अभी तक डेरिवेशन नहीं आई हुई इससे पहले कि ये आप यहाँ तक ले आए। लेकिन कैम्ब्रिज में ये दिया हुआ है कि इस सिस्टम के लिए उसने ये एक्सेलरेशन का रिलेशनशिप दिया हुआ और उसने कहा जी प्रूव करे कि सिंपल हार्मोनिक मोशन है। तो आपने यहाँ से आगे ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करा के सिंपल हार्मोनिक मोशन प्रूव करा देना है और उसके बाद ओमेगा, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी का रिलेशनशिप निकालना है। तो बच्चों आपको पता है कि ओमेगा इज 2 पाई बाई टी। सो मैं अगर टी निकालूं तो टी विल बी 2 पाई बाई ओमेगा। सो 2 पाई डिवाइडेड बाय रो जी ए ओवर एम। शाबाश। तो बच्चों इसको ऊपर ले जाएं, दैट विल बी 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एम ओवर रो जी ए। जब आपके पास टाइम पीरियड आ गया बच्चों तो फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए दैट इज 1/t। ये वही कन्वेंशनल चीज है जो हम इससे पहले करते आ रहे हैं, 1/2 पाई एम ओवर रो जी ए। तो आपने पिछले लेक्चर्स में भी ये बात देखी थी, तो इसको ऊपर ले चलते हैं जी। सो दैट इज 1/2 पाई रो जी ए ओवर एम। सो यहाँ तक क्लियर है आपको बात? सारी बात क्लियर है, कोई इशू नहीं है? जबरदस्त। तो हमने क्या प्रूव किया कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है और सिंपल हार्मोनिक मोशन जब हमने प्रूव कर लिया तो हमने ये भी कर लिया कि इसकी फ्रीक्वेंसी किस चीज़ पे डिपेंड करती है और टाइम पीरियड किस चीज़ पे डिपेंड करता है। तो आप देख लें टाइम पीरियड मैस ऑफ द सिलेंडर जो ऑसिलेट कर रहे, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड एंड ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इन क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ दैट सिलेंडर। सो यहाँ पे एंड करते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये सारा कुछ क्लियर हो गया होगा। थैंक यू सो मच।